हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू फ्यूचर सर्वर वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम चैप्टर 5 दैट इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और एक बात और दोस्तों कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पर आए कहीं आपसे मिस ना हो जाए। और एक बात और दोस्तों कि अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पर मैं जितने भी लेक्चर होते हैं उनके पीडीएफ नोट्स वहीं पर अपलोड करते हैं। ठीक है, या अपलोड किए जाते हैं। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों कि अगर आपने हमारे लेक्चर 4 को यानी कि चारों लेक्चर्स को नहीं देखा है और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तो उसको भी जाके पहले देखिए आइए और फिर इस वीडियो पर जंप कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा गला फंसा हुआ, मैनेज कर लीजिएगा। वॉइस थोड़ा डाउन आएगा, बट मैं चाहूँगा, प्रयास करूँगा, मैं एफर्ट्स लगाऊँगा कि मैं वॉइस अप ऊपर ही रखूँ और आपको सारी बातें समझ में आए और सुनाई दें। ठीक है, तो चैप्टर 5 हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। अगर बात करते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, तो ये एक ऐसा टेक्निक्स का और मेथड्स का सेट होता है जिसका यूज़ प्रोडक्ट के क्वालिटी को, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। इसमें आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए, वेरिएशंस को मैनेज करने के लिए, वेरिएशंस को जो कि प्रोडक्शन या फिर प्रोसेस में आ रहा है। और ये सुनिश्चित करता है कि जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड पहले से डिटरमाइंड है वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, मीटअप कर रहा है। ये अप्रोच रिलाई करता है डाटा को एनालाइज और कलेक्ट करने पर डिटेक्ट करने के लिए किसी भी तरह के डेविएशन को फ्रॉम एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, और ये एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाता है मेंटेन करने के लिए और इन्हांस करने के लिए क्वालिटी को। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हेल्प करता है बिजनेस को आइडेंटिफाई करने में और एड्रेस करने में इश्यूज़ को, मुद्दों को पहले ही, जिससे कि ज़्यादा कंसिस्टेंट और रिलायबल आउटकम आता है मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस इंडस्ट्री में और अदर प्रोसेसेस में। टेक्निक्स की बात करें तो पहला टेक्निक इसका जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का है, वो पहला टेक्निक है आपका कंट्रोल चार्ट्स। ये एक ऐसा ग्राफिकल टूल है जो कि क्या करता है, प्रोसेस, जो कि ट्रैक करता है प्रोसेस परफॉर्मेंस को ओवर टाइम। कैसे, तो एक सैम्पल डाटा पॉइंट प्लॉट करके और कंट्रोल लिमिट्स प्लॉट करके। ये हेल्प करता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, शिफ्ट को आइडेंटिफाई करने में और अनयूजुअल पैटर्न जो डाटा में आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करने में। प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस, ये मदद करता है एबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस टू कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस प्रोडक्ट। जो एबिलिटी है कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की, उस एबिलिटी को या उस एबिलिटी में मदद करता है दैट मीट स्पेसिफिकेशन। तीसरा है हिस्टोग्राम, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो कि डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्प्ले करता है और हेल्प करता है शेप, सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी जो है प्रोसेस का, उसको आइडेंटिफाई करने में। अगला है पैरेटो एनालिसिस, ये एक प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक है जो कि आइडेंटिफाई करता है और फोकस करता है सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर पर, जो कि क्वालिटी इशू में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, उस पर ये क्या करता है, उस पर ये फोकस करता है या उसको आइडेंटिफाई करता है। और रिसोर्सेज को अलाउ करता है डायरेक्ट होने में, जहाँ की दे विल हैव द मोस्ट इम्पैक्ट, जहाँ पे कि उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है, ये टेक्निक का उद्देश्य क्या होता है, जो भी कॉजेज हैं ऑफ डिफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी डिफेक्ट आ रहा है, उसका जो कॉजेज है उसको आइडेंटिफाई करना एंड अलाउइंग फॉर टारगेटेड इम्प्रूवमेंट टू प्रिवेंट रिकरेंस। अगला है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है, बेसिकली ये, इसमें जो डाटा का सबसेट है उसको कलेक्ट और एनालाइज किया जाता है फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी जनसंख्या से, टू मेक इन्फ्रेंसेस, क्या बनाने के लिए, तो इन्फ्रेंसेस बनाने के लिए ओवरऑल क्वालिटी के बारे में ऑफ द पॉपुलेशन। कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन क्वालिटी, क्वालिटी में आ रहे वेरिएशन के क्या कारण है। पहला कारण है डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। क्वालिटी वेरिएशन जो है वो इनकन्सिस्टेंसी से भी आ सकता है। किस में इनकन्सिस्टेंसी, तो डिज़ाइन और इंजीनियरिंग में, प्रोडक्ट के डिज़ाइन और इंजीनियरिंग में अगर इनकन्सिस्टेंसी आता है तो इसके वजह से भी क्वालिटी वेरिएशन हो सकता है। अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में फ्लॉ आता है, इम्प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन होता है या फिर इनएडिक्वेट टेस्टिंग होता है, तो इससे भी क्वालिटी में क्या आता है, वेरिएशन आता है। प्रोडक्शन प्रोसेस, वेरिएशन जो है वो
प्रोडक्शन प्रोसेस में डेविएशन आने से भी आ सकता है। इनएफिशिएंट मशीनरी, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, और जितना स्टाफ को ट्रेनिंग देना चाहिए अगर उतना आप ट्रेनिंग नहीं देते हो तो इन सारी की सारी चीज़ों से क्वालिटी में इनकन्सिस्टेंसी या फिर क्वालिटी में वेरिएशन आता है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर डेविएशन आता है तो उसकी वजह से भी क्वालिटी में वेरिएशन आएगा। तीसरा कारण है सप्लायर वेरिएबिलिटी। कह रहा है कि जो क्वालिटी है कंपोनेंट्स का या फिर मटेरियल्स का जो कि अलग अलग वेंडर्स द्वारा सप्लाई किया जा रहा है ये वैरी कर सकता है। सब पार इनपुट्स कैन लीड टू कॉम्प्राइज, और इससे क्या होगा, जो इनपुट्स हैं इन सारे इनपुट से क्या होगा, ओवरऑल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। यानी क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स या मटेरियल सप्लाइड बाय डिफरेंट वेंडर्स कैन वेरी, मतलब सबका क्वालिटी अलग अलग होगा, और सबका क्वालिटी अलग अलग होगा तो वेरिएशन में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा या वेरिएशन आएगा। क्वालिटी में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। अगली बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर के बारे में। ह्यूमन एरर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, अगर इंसानों द्वारा कोई गलती किया जा रहा है मतलब वर्कर्स द्वारा, तो भाई मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या फिर सर्विस डिलीवरी के दौरान तो इससे भी वेरिएशन आ सकता है। अगर इनएडिक्वेट ट्रेनिंग आपने दिया है लेबरर्स को या फिर वर्कर्स को, या फिर उन्होंने यानी कि वर्कर्स या लेबर ने अटेंशन कम दिया यानी कि ध्यान जो है वो कम दिया है डिटेल्स पर, और वो थक जाते हैं ज़्यादा, तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, वेरिएशन आएगा क्वालिटी में। मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट, पुअरली मेंटेन्ड मशीनरी, एक ऐसा मशीनरी जो कि बहुत बुरी तरीके से मेंटेन्ड है, इससे भी इनकन्सिस्टेंसी रिजल्ट्स आएंगे या इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट आएंगे। आप अगर रेगुलर मेंटेनेंस करते हो उस मशीनरी का तो इससे कंसिस्टेंट क्वालिटी इंश्योर रहता है, बट अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस उसका नहीं करते हो तो इससे आपका इनकन्सिस्टेंसी आएगा, और इनकन्सिस्टेंसी की वजह से क्वालिटी कंट्रोल में वेरिएशन आएगा या क्वालिटी में वेरिएशन आएगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर में परिवर्तन, ह्यूमिडिटी में परिवर्तन या फिर अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में परिवर्तन से क्या हो सकता है, प्रोडक्शन प्रोसेस प्रभावित हो सकता है, और इन सारी चीज़ों से वेरिएशन आ सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि बहुत तेज़ी से जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं इनसे भी क्या हो सकता है, वेरिएशन आ सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत आती है उन प्रोसेस के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करने में, तो उस केस में ऐसा होगा। अदरवाइज़ अगर रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को आप आसानी से आपकी ऑर्गेनाइजेशन अडाप्ट कर लेती है तो वेरिएशन में क्वालिटी में कोई भी तरह का वेरिएशन नहीं आएगा। बट अगर नहीं कर पाती, स्ट्रगल करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है उसको इन चेंजेस को अडाप्ट करने में, तब दिक्कत आता है और तब क्वालिटी वेरिएशन आता है। अगला है कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट क्या होता है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोसेस डाटा का ओवर टाइम, डिज़ाइन टू ट्रैक, जिसको डिज़ाइन किया गया रहता है ट्रैक करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए। वेरिएशन को ट्रैक और उसको डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है प्रोसेस परफॉर्मेंस में। इसमें टाइम ऑर्डर्ड प्लॉट होता है सैम्पल डाटा पॉइंट्स का, जो कि आमतौर पर लाइन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है विथ वन और मोर लाइंस, एक और एक से ज़्यादा लाइंस के साथ, जो कि आइडेंटिफाई करता है प्रोसेस सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएशन। अब कंट्रोल चार्ट को कैसे इंटरप्रेट करें, व्हेन एनालाइजिंग अ कंट्रोल चार्ट कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, अपने माइंड में रखना है। पहला, विद इन कंट्रोल लिमिट, डाटा पॉइंट जो फॉल करेंगे वो कंट्रोल लिमिट के विद इन होने चाहिए, जो कि ये सजेस्ट करता है कि जो प्रोसेस है वो क्या है, स्थिर है और ये ऑपरेट हो रहा है जैसा आपने सोचा था, यानी जैसा आपका प्री डिटरमाइंड था। बियॉन्ड कंट्रोल लिमिट, अगर डाटा पॉइंट कंट्रोल लिमिट के बियॉन्ड आता है, मतलब जैसा आपने सोचा उसके बियॉन्ड जाता है, तो ये एक पोटेंशियल इशू मतलब कि इंडिकेट करता है प्रोसेस के साथ। और ये हो सकता है कुछ फैक्टर्स के कारण से, जैसे कि इक्विपमेंट में आ रहे चेंजेस में, मटेरियल या फिर ऑपरेटर बिहेवियर में। ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, सिंगल डाटा पॉइंट के अलावा पैटर्न जो होता है कंसेक्यूटिव पॉइंट्स का, जो कि सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर सकता है प्रोसेस बिहेवियर में चेंज। अगला है प्रोसेस एडजस्टमेंट, जब भी कोई डाटा पॉइंट कंट्रोल लिमिट के बियॉन्ड जा रहा है या कंसिस्टेंट पैटर्न शो कर रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि जो प्रोसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। ये प्रॉम्प्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इन्वेस्टिगेट करे इस वेरिएशन के कॉज को और करेक्टिव एक्शंस ले, दोबारा प्रोसेस को उसके एक्सेप्टेबल लिमिट के विद इन लाने में। कंट्रोल लिमिट ये अपर और लोअर थ्रेशोल्ड होता है कंट्रोल चार्ट के ऊपर, जो कि डिफाइन करता है एक्सेप्टेबल रेंज, कि कौन सा रेंज वेरिएबिलिटी का एक्सेप्टेबल है किसी प्रोसेस के लिए। टाइपिकली 3 तरह के कंट्रोल लिमिट होते हैं, एक होता है अपर कंट्रोल लिमिट, एक होता है लोअर कंट्रोल लिमिट और एक होता है
सेंट्रल लाइन, ये कौन सी नहीं है, ये सेंट्रल लाइन है, ठीक है। तो अगर बात करें अपर कंट्रोल लिमिट के बारे में, तो ये अपर बाउंड्री लाइन ऑन अपर कंट्रोल चार्ट, ऑन द कंट्रोल चार्ट, ये जो है अपर बाउंड्री लाइन होता है कंट्रोल चार्ट पे, और कोई भी डाटा पॉइंट जो कि इसके बियॉन्ड जाता है वो सजेस्ट करता है कि जो प्रोसेस है वो उसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ रही है और ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। लोअर कंट्रोल लिमिट, ये लोअर बाउंड्री लाइन होता है कंट्रोल चार्ट पे, और जो भी डाटा इसके बिलो, इस लिमिट के बिलो भी जाता है, वो इंडिकेट करता है कि प्रोसेस जो है वो ऑपरेट कर रहा है जितना आपने एक्सपेक्टेड लेवल आपने सोचा था परफॉर्मेंस का, उससे बहुत कम परफॉर्मेंस लेवल है इसका, एंड मे बी आउट ऑफ कंट्रोल। सेंट्रल लाइन, ये लाइन रिप्रेजेंट करता है द प्रोसेस मीन और सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी को शो करता है। ये कैलकुलेट किया जाता है एक एवरेज के रूप में ऑफ सैम्पल डाटा पॉइंट्स, और जो सेंट्रल लाइन जो है आपका, ये हेल्प करता है किसी भी तरह का शिफ्ट या फिर ट्रेंड को ट्रैक करने में इन द प्रोसेस परफॉर्मेंस। एक्स चार्ट, एक्स चार्ट मॉनिटर करता है सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज प्रोसेस का ओवर अ टाइम। अब कैसे ये काम करता है, पहला है डाटा कलेक्शन, ये सैंपल जो है स्पेसिफिक साइज़ का उसको कलेक्ट करता है रेगुलर इंटरवल पे फ्रॉम द प्रोसेस, उसके बाद मीन कैलकुलेट करता है हर एक सैंपल का, फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करता है, ओवरऑल एवरेज, मतलब जितने भी सैंपल मीन्स हैं इनका ओवरऑल एवरेज कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट कंट्रोल लिमिट, ये डिटरमाइन करता है कंट्रोल लिमिट एक्स चार्ट बेस्ड के लिए, एक्स चार्ट के लिए जो कि बेस्ड है प्रोसेस वेरिएबिलिटी पर, और सैंपल लाइन सैंपल साइज को भी क्या करता है डिटरमाइन करता है। आमतौर से ये जो लिमिट है ये एक्स डबल बार होता है, यानी कि प्लस माइनस A2 और इंटू आर बार अपॉन अंडर रूट एन, ठीक है। ये A2 यानी कि इसमें ए कांस्टेंट रहता है, यानी कि उसका डबल A2 और इंटू आर बार और अपॉन अंडर रूट एन। प्लॉटिंग, सैम्पल मीन को प्लॉट करना एक्स चार्ट पर और ड्रॉ करना अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, एनी पॉइंट, और कोई भी पॉइंट अगर इसके बाहर फॉल करेगा इन लिमिट्स के, तो वो इंडिकेट करेगा कि जो प्रोसेस है वो मे बी आउट ऑफ कंट्रोल, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। आर चार्ट, डाटा कलेक्शन में पहला आर चार्ट का होता है डाटा कलेक्शन, ये स्पेसिफिक साइज़ के सैंपल्स को कलेक्ट करता है रेगुलर इंटरवल पे फ्रॉम प्रोसेस, और ये रेंज कैलकुलेट करता है हर एक सैंपल का। एक्स चार्ट मीन कैलकुलेट कर रहा था, सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट कर रहा था, बट आर चार्ट रेंज कैलकुलेट करता है। अगली बात करते हैं, ये एवरेज रेंज कैलकुलेट करता है सैंपल रेंजेस का, ठीक है। कैलकुलेट कंट्रोल लिमिट, ये डिटरमाइन करता है कंट्रोल लिमिट आर चार्ट के लिए जो कि बेस्ड होता है प्रोसेस वेरिएबिलिटी पर, और सैंपल साइज को भी डिटरमाइन करता है। ये लिमिट आमतौर पर सेट होता है यूजिंग फैक्टर फ्रॉम स्टैटिस्टिकल टेबल। प्लॉटिंग, उसके बाद जो सैंपल रेंजेस आते हैं आर चार्ट पर, उसको आर चार्ट पर क्या कर दिया जाता है, उसको प्लॉट कर दिया जाता है, और एक अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट ड्रॉ कर दिया जाता है, और कोई भी पॉइंट अगर इसके बियॉन्ड फॉल करेगा तो ये सजेस्ट करेगा कि जो प्रोसेस वेरिएशन है वो स्टेबल नहीं है, वो स्थिर नहीं है, ठीक है। तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत है, हम उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और साथ ही साथ दोस्तों कि अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो दोस्तों, लास्ट बार डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, एंड तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, फिर गेट्स नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद। और ये जो वॉइस बेकार आ रहा है और धीमा आ रहा है इसके लिए सॉरी, बिकॉज कफ हुआ है और इसकी वजह से वॉइस थोड़ा लो आ रहा है, ठीक है। सो थैंक यू एंड धन्यवाद।